सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे, सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो लोग समय का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज का ये डाउट सेशन एक और डाउट सेशन, ये बाकी जितने भी डाउट सेशंस हुए हैं उन सभी डाउट सेशन से बहुत अलग है। ये 29वां डाउट सेशन है, 29th। इससे पहले जो 28 डाउट सेशंस हुए हैं वे सभी के सभी डाउट सेशंस ग्रामर से रिलेटेड थे, ग्रामर पे आधारित थे। ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स को हमने लिया, उनको ठीक ढंग से समझा, उनके पीवाईक्यूज किए, उनके एमसीक्यूज किए। आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर अब कुछ हमें लिटरेचर से संबंधित बताया जाए, कुछ हमें ये बताया जाए कि लिटरेचर को किस ढंग से तैयार किया जाए। और आप जानते हैं जो आप पे डिमांड करते हैं और मेरे लिए यदि इस डिमांड को पूरा करना पॉसिबल होता है तो मैं जरूर करता हूं। आज का ये जो डाउट सेशन है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उस पोर्शन में एक बिंदु जो है वो है मोमेंट्स एंड पीरियड्स, यानी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के जो मेजर मोमेंट्स हैं और एजेज हैं वो आपके सिलेबस में है। आज के इस डाउट सेशन में हम इस पोर्शन से आए हुए क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज को लेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। आज आप ये समझेंगे कि एजेज को कैसे तैयार किया जाए, मूवमेंट्स को कैसे तैयार किया जाए, क्या बहुत आसानी से इस पोर्शन को तैयार किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है आज की क्लास के बाद जब ये क्लास पूरी हो जाएगी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लगेगा कि ग्रामर से कहीं कहीं ज्यादा आसान जो पोर्शन है वो लिटरेचर वाला है, जिसको बहुत आसानी से बहुत ठीक ढंग से तैयार किया जा सकता है। तो तैयार हैं आप लोग? शुरू करते हैं आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं वहां संपर्क कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ कब है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के संस्कृत डिपार्टमेंट वाला एग्जाम जो हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या देखिएगा, आप ये भी जानेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उनको कैसे तैयार किया जाए। Which of the following poets does not belong to the romantic school of poetry? क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा पॉइंट रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री से संबंधित नहीं है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो अन्य किसी एज का है, कौन से एज का नहीं है, रोमांटिक एज का नहीं है। जब आप पे ये तैयार कर रहे होंगे तब आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले तो जो एजेस हैं उनके नाम और उनकी क्रोनोलॉजी आपको ठीक से समझ आ जानी चाहिए। यानी कौन सा एज, कौन सा पीरियड कब से लेकर कब तक था, पहली बात आप याद करेंगे। उसके बाद उस एज की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, दूसरा बिंदु आप ये तैयार करेंगे। तीसरी बात जो आप लोगों को तैयार करनी है वो ये करनी है कि इस एज या फिर इस पीरियड के मेजर राइटर्स कौन है, पोइट्स, प्रोज राइटर्स, नॉवलिस्ट, ये कौन है, आपको इस ढंग से तैयार करना है। ये आपको दिख रहे हैं
मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार पहले, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनेसा से शुरू करते हैं, उससे पहले की बात हम नहीं करेंगे आज। कहां से शुरू करेंगे? रेनेसा से शुरू करेंगे अपन। थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं, कुछ चीजें आप लोगों को मोटी मोटी समझाऊंगा। अपन शुरू करते हैं रेनेसा से। RENAISSANC। रेनेसा जो मोमेंट है, रेनेसा जो एज स्पीड जिसको आप लोग कहते हैं, ये कब से कब तक का एज है आपको ये पता होना चाहिए। इस एज को अपन 1500 से लेके 1660 तक का एज इसको मानते हैं। कब से कब तक भाई? कई बुक्स में इसको आप लोग 1550 से भी दिखा हुआ देख सकते हैं, कई जगह आप लोगों को 1500 से लेके 1660 तक का पीरियड है। वो कौन सा पीरियड माना जाता है? रेनेसा पीरियड माना जाता है, ठीक है। लिटरेचर में 2 4 5 वर्ष जो हैं वो आगे पीछे अलग अलग बुक्स में लिखी हो सकती हैं, क्योंकि लिटरेचर ऐसा नहीं है कि एक दिन है, उस दिन से पहले तो अलग प्रकार का लिटरेचर और उस दिन से फिर बाद में अलग प्रकार का, क्योंकि चीजें चलती रहती हैं। तो 2 4 5 साल आपको ऊपर नीचे कहीं मिल जाए तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो रेनेसा पीरियड है, इस रेनेसा पीरियड को अपन 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कौन सा है? एलिजाबेथन एज, ELIZABET, एलिजाबेथन एज ये है, ठीक है भाई। उसके बाद जो एज है उसको अपन कहेंगे जैकोबियन एज, JACOBEAN, जैकोबियन एज, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको अपन कहेंगे कैरोलाइन एज, CAROLINE, कैरोलाइन एज कहेंगे। आप इन तीनों एजेस को एक बार ध्यान से देख लें, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? देखिएगा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज की क्लास के बाद आपको इस प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको ठीक ढंग से समझ लो, और दूसरा आपका जो डर है वो डर आपका पूरी तरीके से निकल जाए। 2-3 चीजें हमें देखनी है। इस रेनेसा में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जरूर याद रखने चाहिए। जब मैंने आपको रेनेसा पढ़ाया था डिटेल से तब सारी चीजें बताई थी, लेकिन आज मोटी मोटी बातें दोबारा बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसमें जो मुख्य बात थी वो इमेजिनेशन थी, IMAGINATION, इमेजिनेशन थी। उसके बाद में इसमें इनोवेशन था। क्या था बेटा इसमें? इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, इनोवेशन का मतलब नई चीजें खोजना, एक्सपेरिमेंटेशन, और क्या था इसमें? एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत देखा वो समझ गए कि ये जो एज था रेनेसा, वो नई खोज करने वाला एज था, एक्सप्लोरेशन का एज था, इनोवेशन का एज था, इमेजिनेशन का एज था, एक्सपेरिमेंटेशन का एज था। नए नए प्रयोग इसमें हो रहे थे, ठीक है। ये 3 बिंदु आप इसमें जरूर याद रखेंगे। उसके बाद में एलिजाबेथन एज जो है, इसका टाइम पीरियड भी हमें पता होना चाहिए। इस एज को 1650 से लेके 1550 से लेके 1603 तक का जो एज है वो एज एलिजाबेथन एज कहा जाता है। क्वीन एलिजाबेथन जो थी वो 6 फरवरी 1552 पे इस डेट को वो सिंहासन पर बैठी। 1550 से लेके 1603 तक का पीरियड जो है वो एलिजाबेथन एज कहा जाता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद में जैकोबियन एज देखिएगा। जैकोबियन एज जो है वो 1603 से लेके 1625 तक का समय जो है वो जैकोबियन एज कहा जाता है। किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पे आए थे। कौन आए थे भाई? किंग जेम्स फर्स्ट। आपसे पूछा जाएगा ये, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में जैकोबियन एज है, और पिछली बार पूछा गया था जैकोबियन एज किंग जेम्स फर्स्ट के शासन था, उस एज को क्या कहा गया? तो जैकोबियन एज कहा गया है। जैकोबियन एज में क्या क्या हुआ ये हम तब पढ़ेंगे जब जैकोबियन एज को पढ़ेंगे। उसके बाद में आया कैरोलाइन एज। ये 1625 से लेके 1660 तक का जो एज था ये क्या कहलाता है? कैरोलाइन एज कहलाता है। चार्ल्स फर्स्ट का समय हुआ करता था ये। तो ये मोटी मोटी बात आपकी समझ में आ गई कि ये रेनेसा पीरियड जो है, ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अब रेनेसा के बाद में एक एज आया
और उस एज को कहते हैं नियो क्लासिकल एज। क्या कहते हैं बेटा उसको? नियो क्लासिकल एज कहते हैं उसको। नियो की जगह स्यूडो भी लिखा कर रहता है कई जगह। क्या लिखा होता है? स्यूडो। स्यूडो का मतलब नकली होता है। स्यूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है इसको। स्यूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अब इस एज का जो समय है वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई नियो क्लासिकल एज का समय कब है। ये 1660 से लेके, कब से लेके बेटा? 1660 से लेके 1798 तक का जो एज है उस एज को नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। इस एज में कौन लोग हुए वो हम देखेंगे, सबके पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। नियो क्लासिकल एज को स्यूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नकली क्लासिकल थे। रोमन और ग्रीक जो राइटर्स थे ये उनके रूल्स को तो फॉलो करते थे लेकिन उनकी ओरिजिनलिटी को ये फॉलो नहीं कर पाए, यानी उनकी स्पिरिट को। जिस तरीके से आप देखो कोई, उसके रूल्स तो आप फॉलो कर लो लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, उसकी ओरिजिनलिटी है, वो ये नहीं ला पाए। इसलिए इस एज को क्या कहा जाता है? स्यूडो क्लासिकल एज कहा जाता है। कब से कब तक का? 1660 से लेके 1798 तक का। फिर इस एज को अपन आगे 3 भागों में बांटेंगे। देखो एक एक चीज को आप अच्छे से याद कर लेना, मैं मोटी मोटी बातें समझा रहा हूं और फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं, क्योंकि आज हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं और पीवाईक्यूज भी सारे करने वाले हैं। इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपको छोड़ना चाहिए। इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो एज है वो है, इसको 3 भागों में बांटेंगे। रेस्टोरेशन एज, RASTORATION, रेस्टोरेशन एज कहेंगे इसको अपन। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वापस बहाल करना क्या कहलाता है? रेस्टोरेशन कहलाता है। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। एक बार राजतंत्र विफल हो गया था, वापस चार्ल्स सेकंड आया, तो ये किसका रेस्टोरेशन था? चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन था। 1660 में वो आया, इसलिए इस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। 1660 से लेके 1700 तक का जो पीरियड माना जाता है उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। इस एज में जो बहुत मेजर पॉइंट हुए उनका नाम था जॉन ड्राइडन। क्या नाम था भाई उनका? जॉन ड्राइडन। मैं ये दावा करता हूं कि जिस बच्चे ने लिटरेचर बिल्कुल नहीं पढ़ा हो वो भी आसानी से समझ सकता है। इतने आसान तरीके से आप लोगों को समझा देंगे। इसलिए किसी भी बच्चे को यदि थोड़ी बहुत भी डर है लिटरेचर का कि साहब मुझे लिटरेचर कैसे समझ आए, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से चीजें आप लोगों को समझ आ सकती हैं। ये था। उसके बाद में एक एज और आया, इसी का दूसरा भाग है, उसको कहते हैं 1700 से अगस्टस एज कहते हैं। AUGUSTN, अगस्टन एज। अगस्टन एज कह दो, या फिर इसी को अगस्टन एज का पीरियड जो था वो 1700 से लेके 1745 तक का टाइम जो है वो इसका टाइम माना जाता है। इस एज का दूसरा नाम था एज ऑफ पॉप, क्योंकि इस समय अलेक्जेंडर पोप जो था वो बहुत बड़ा राइटर हुआ है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? एज ऑफ पॉप भी कहते हैं। अगस्टस या अगस्टन एज भी कहते हैं क्योंकि रोमन एम्परर अगस्टन हुआ था। ठीक है, उसी को फॉलो करके इसको क्या कहा जाता है? अगस्टन एज कहा जाता है। उसी के नाम पे इसका नाम क्या है? अगस्टन एज है। अब एक एज और है, उसको कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। SENSIBILITY, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और ये था 1745 से लेके 1798 तक का जो एज है वो ये एज है। इस एज में जो हुआ मेजर राइटर वो हुआ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कौन हुए इसमें? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसमें हुए, इसलिए इस एज को एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। ये समझ में आ गई बात आपके भाई? न्योक्लासिकल एज। न्योक्लासिकल एज की कुछ विशेषताएं हैं। ये रीजन पे ध्यान देता है, REAS, रीजन यानी तर्क पे ध्यान देता है। ठीक है, ये प्रोज का एज कहा जाता है, एज ऑफ रीजन एंड प्रोज कहा जाता है। रेस्ट्रेन, RESTRAIN, रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज में ये
क्रिएटिविटी इस समय नहीं थी, नई चीजें नहीं आई, एकदम सीमित चीजें थी। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये लोग टेक्निकल, ध्यान दीजिएगा, ये लोग टेक्निकल परफेक्शन पे ध्यान देते थे। यानी टेक्निकली चीजें क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, रूल्स को फॉलो करते थे। और ये रूल भी किसके, जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स थे, उन राइटर्स ने जैसा लिखा, जिस रूल को फॉलो किया, उसी रूल को ये लोग फॉलो करते थे। इसलिए इनको क्या कहा गया, नियो क्लासिकल राइटर कहा गया। इन लोगों ने किसके बारे में लिखा, क्लब्स एंड कॉफी हाउस के बारे में लिखा, क्लब्स एंड कॉफी हाउस के बारे में लिखा। ये क्या होता भाई क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस, यानी इन्होंने कॉमन मैन के बारे में नहीं लिखा, जो सामान्य आदमी था उसके बारे में नहीं लिखा, इन्होंने क्लब्स के बारे में लिखा, कॉफी हाउसेस के बारे में लिखा। ये बातें इसमें थी, समझ में आई बात भाई। फिर इसकी जब रिएक्शन हुई तो एक एज और आया, और उसको कौन सा कहते हैं, रोमांटिक एज। क्या कहते हैं बेटा उसको, रोमांटिक एज कहते हैं। इसको रोमांटिक एज की जगह रोमांटिक रिवाइवल भी कहते हैं, रोमांटिक रिवाइवल भी कहते हैं। रिवाइवल का मतलब क्या होता है बेटा, वापस किसी चीज को बहाल करना। यानी इसमें लगभग वही चीजें हैं जो किसमें थी, रेनेसा में थी। इमेजिनेशन, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कॉमन मैन, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज। तो ये इस एज को क्या करते हैं, वापस बहाल करते हैं। कौन, ये रोमांटिक एज वाले लोग। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रोमांटिक एज, रोमांटिक रिवाइवल, रिटर्न टू नेचर, ये सारे इसी के नाम है। ये कब से कब तक है भाई, ये 1798 से 1837 तक का जो समय है वो कौन सा एज है, रोमांटिक एज है। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई। आगे बाद में रोमांटिक एज के बाद में विक्टोरियन आए, ये सब आए, वो बाद की बातें हैं। आज की इस क्लास में हम जो समझने वाले हैं वो इन तीन एजेस के इर्द गिर्द हम घूमने वाले हैं। एक बार फिर से मोटा मोटा समझ लो आप एक बार, ठीक है। क्या समझना है आप लोगों को, सबसे पहले रेनेसा। रेनेसा में कौन कौन सी बातें, इमेजिनेशन, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें इसमें हुई। ये समय कब से, 1500 से 1660 तक का। इसको तीन भागों में बांटा, एलिजाबेथन एज 1550 से 1603 तक, इसको एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है। जैकोबियन एज, किंग जेम्स फर्स्ट 1603 से 1625, ये पूछा हुआ अभी जैकोबियन एज। फिर कैरोलाइन एज 1625 से 1660, 1660 में रेस्टोरेशन शुरू हो गया यानी नियो क्लासिकल। ट्यूडो क्लासिकल 1660 से लेके 1798 तक। और नियो क्लासिकल को तीन भागों में बांटा, कौन कौन सा, रेस्टोरेशन, अगस्टन और सेंसिबिलिटी। इनके नाम क्या क्या रहे, इसमें कौन सी मुख्य बातें थी, वो ये सारी बातें थी। इसके बाद में क्या आया, रोमांटिक रिवाइवल आया, ठीक है, जो रिटर्न टू नेचर आया, रिटर्न टू कॉमन मैन आया। ये साधारण लोगों की बात लिख रहे थे, रीजन्स को नहीं मान रहे थे, रूल्स को नहीं मान रहे थे, ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये मोटी मोटी बातें आपके समझ में आई। अब देखो पूछा क्या है हमसे, हमसे क्या पूछा है भाई, ये तो हमने चीज देख ली। अब हम इनके राइटर्स देखेंगे। सबसे पहले किसके राइटर देखेंगे, न्यू क्लासिकल एज में कौन कौन राइटर हुए, उन राइटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। हो भी गए होंगे अब तक, तो हमने अभी देखा था न्यू क्लासिकल में सबसे मेजर राइटर कौन था, मेजर पॉइंट ड्राइडन था। कौन था बेटा, ड्राइडन। ये हमने सीखा कि कौन था, ड्राइडन था। ड्राइडन के बाद में कौन था, आप बोलेंगे अब, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन के बाद में कौन था, अलेक्जेंडर पॉप, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तीन तो बड़े बड़े ही नाम हैं, ठीक है, डैनियल डेफो, ये कुछ इसमें थे। उसके बाद में आते हैं अपन कौन से में, ये देखो ये पूछा है कि रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री में कौन कौन थे और कौन कौन नहीं थे। तो रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री के यंगर जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, दो भागों में इसको बांटते हैं। फर्स्ट जनरेशन में यानी पहली पीढ़ी के जो लोग थे उसमें सबसे बड़ा नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या नाम आता है बेटा, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्योंकि दूसरा नाम आता है एसटी कॉलरीज। एक विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरा कौन आता है, एसटी कॉलरीज। नाम याद रखने हैं, रह भी जाएंगे।
ये दोनों बहुत बड़े राइटर थे। इन दोनों के लिखने से ही इन दोनों ने एक बड़ी क्रांति की, यानी रोमांटिक रिवाइवल का श्रेय जो जाता है वो इन दोनों को जाता है। क्यों जाता है अभी? इन दोनों ने मिलके एक बुक लिखी, इन दोनों ने मिलके एक पब्लिकेशन किया, यानी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश किया। उसका नाम क्या था? लिरिकल बैलेड्स। क्या नाम था बेटा उसका? लिरिकल बैलेड्स। आप मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि लिटरेचर को कितनी आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत आसान है लिटरेचर पढ़ना। लिरिकल बैलेड्स, ये लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन आया वो 1798 में आया, और इसके साथ ही किसकी शुरुआत मान लेते हैं? रोमांटिक एज की शुरुआत मान लेते हैं। और इसमें टोटल फर्स्ट एडिशन में 23 पोएम थी। इसमें 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 किसकी थी? एसटी कोलरिज की थी। यानी दो तो बड़े पोइट ही ये थे। फर्स्ट जनरेशन में एक आदमी और था, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक को भी अपन क्या मान लेते हैं? रोमांटिक में ही मान लेते हैं। ठीक है, ये 3 आदमी हो गए। फिर सेकेंड जनरेशन में, यानी दूसरी पीढ़ी में, ये तो पीढ़ी के पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी में पहला नाम जो है वो नाम है पीबी शैली। पीबी शैली नाम सुना होगा आपने सबने, पीबी शैली का नाम सुना आपने। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो है जॉन कीट्स। नाम सुना होगा जॉन कीट्स का भी। ये सब वे राइटर्स हैं जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में कहीं न कहीं पढ़े हैं। और एक लॉर्ड बायरन, एक कौन था? लॉर्ड बायरन। ये हैं सेकेंड जनरेशन के पॉइंट्स। इतना पढ़ लिया हमने। अब इनके कुछ कुछ वर्क्स भी आपको पढ़नी चाहिए। इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो भी पढ़ने चाहिए। अब देखो हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, ये आप कह दोगे सर एक क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए इतना टाइम लेते हो। हाँ भाई, इतना लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाया। अब आगे जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, वो जितनी बातें आप लोगों को बताई हैं उन सब बातों में आ जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या ये रोमांटिक पोइट है? ये रोमांटिक पोइट। दूसरा देखिएगा, अलेक्जेंडर पॉप क्या ये रोमांटिक पोइट है? नहीं है। तो ये कौन सा पोइट है ये? आप कह देंगे साहब ये तो नियो क्लासिकल एज का पोइट। कौन से एज का पोइट है ये? नियो क्लासिकल एज का पोइट है। इसलिए आपका आंसर क्लियर हो गया। कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज कौन से एज का है? साहब ये भी कौन से एज का है? रोमांटिक एज का है। कौन से एज का है? रोमांटिक एज का है। अपनी सुपरनेचुरल पोइट्री के लिए फेमस है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एक बहुत शानदार बैलेड है, वो इस आदमी ने लिखी। और लॉर्ड बायरन भी कौन सा पोइट है? रोमांटिक पोइट है। तो क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपको इस बुक में, कौन सी बुक में? वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सब क्वेश्चंस हैं। और हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। अब क्या एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की, वो एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि ये बुक जो है, जिस बच्चे ने इस बुक को कवर टू कवर पढ़ लिया है, और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है? पहले थियरी है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से थ्योरी है। उसके बाद में 1700 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन की क्या एक्सप्लेनेशन है वो आप देखिएगा। जिसके पास ये बुक है वो देख सकता है इस बुक में, और जिसके पास नहीं है वो यहां से देख ले। और मेरी राय है आप लोगों को कि ये बुक के सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हर बच्चे के पास होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास है वो जरूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें कितनी शानदार बुक है। क्योंकि 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसमें लगभग सभी क्वेश्चंस इस बुक से थे। उसके बाद हमने इसको और रिवाइज किया, नए क्वेश्चंस डाले। ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इसमें हैं। चलो ये तो आपको जिसको चाहिए वो लिख लेगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखो। अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हमने क्या क्या दिया है, ये इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है। मोस्ट फेमस पॉइंट्स ऑफ रोमांटिक एज। जब आप इस क्वेश्चन को इस बुक में से सोल्व करेंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन है नीचे। क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में? पहला पॉइंट जो है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन से एज का? रोमांटिक एज का। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? पोइट ऑफ नेचर। पोइट ऑफ नेचर, ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ नेचर। नेचर को पूजने वाला कवि कौन सा है? ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर कौन सा है? तो वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है। लैक पोइट है। आपसे पूछेंगे
कि लेक पोइट कौन कौन है। तो एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ लेक पोइट है। इसको लेक पोइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है, लेक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, LAK लेक, और इस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उन लोगों को क्या कहा गया? लेक पोइट कहा गया। 3 आदमी थे, एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एक ST कॉलरिज और एक रॉबर्ट साउदी। ये 3 आदमी थे जो कौन थे? लेक पॉइंट्स कहा जाता। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेक पॉइंट, इनमें से कौन सा लेक पॉइंट नहीं है? तो ये 3 हैं, वर्ड्सवर्थ, ST कॉलरिज और साउदी। याद रखना है आपको ये लेक पॉइंट कौन कौन से हैं। जब हम रेनेसा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी वीट्स कौन कौन से हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, लेक पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ लेक पॉइंट है। यानी हमने इसकी क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो रोमांटिक पॉइंट नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन देखो आप लोग। यदि ये एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ ली ठीक ढंग से उस क्वेश्चन के नीचे, तो फिर बाकी चीजें सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। मेजर वर्क्स देखिएगा इसके, विलियम वर्ड्सवर्थ के मेजर वर्क्स। लिरिकल बैलेड्स आपने देख लिया, हमने अभी चर्चा की थी कि भाई क्या था, लिरिकल बैलेड्स है। फिर दूसरा जो मेजर वर्क है वो द प्रील्यूड, और इस प्रील्यूड का ही दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है इसकी, यानी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। पूछते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम कौन सी है, तो आप कहेंगे साहब द प्रील्यूड है। प्रील्यूड का ही दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। पोइट के माइंड की ग्रोथ, कैसे कैसे पोइट का माइंड ग्रो हुआ। उसके बाद में द डैफोडिल्स, एक शानदार सी लिरिक है इसकी। उसके बाद देखिएगा द सोलिटरी रीपर, ये भी किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। और ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ये ऑड है। और उसके बाद देखो, ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। ये क्यों लिखा भाई हमने? लंदन 1802, लंदन 1802, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक शानदार सोनेट है। क्या है ये शानदार इसकी सोनेट है? देखो जब आप सोनेट पढ़ेंगे तब आपको ये एग्जांपल पढ़ना होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सोनेट किसके लिए लिखी? जॉन मिल्टन के लिए लिखी। किसके लिए लिखी बेटा? ये जॉन मिल्टन के लिए लिखी। कैसी सोनेट है ये? सोनेट में कई बार पूछते हैं कौन से प्रकार की, पेट्राकन सोनेट है ये। कैसी सोनेट है? पेट्राकन सोनेट है ये। विलियम वर्ड्सवर्थ की पेट्राकन सोनेट है, लंदन 1802, लंदन 1802। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप चाहिए सोनेट पढ़ें तब भी याद रख लेना इसको। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है। ये हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये तो एक पॉइंट हुआ है, कौन से एज का? रोमांटिक एज का। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये सारी बात उसी एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना। हमारी लगभग जितनी भी बुक्स हैं, जैसे लिटरेचर की जो बुक है उसमें एक्सप्लेनेशन है, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ें। एक्सप्लेनेशन बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। हो सकता है उस क्वेश्चन से कुछ नहीं आए, जहां आपको पढ़ाया वहां से नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन से कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ये पूछ लिया आपको कि लंदन 1802 ये किसकी सोनेट है, तो आप बता देंगे ये तो भाई क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक्सप्लेनेशन में है, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा कौन आदमी था? ST कॉलरिज। इसको कहते हैं ओपियम ईटर। ओपियम का मतलब होता है नशे का जो करने वाले हैं, भांग धतूरा जिसको कहते हैं। ये खा के पड़ा रहता था आदमी, मस्त एकदम, लिखता भी खा के ही था ये, ओपियम खा के, गांजा भांग। पोइट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म, सुपरनेचुरल पोइट कौन है, यानी जिसने सुपरनेचुरल कंटेंट लिखा, वो कौन है? ST कॉलरिज है। ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके मेजर वर्क लिरिकल बैलेड्स, हमने उसमें भी पढ़ा, इसमें भी पढ़ा। क्यों पढ़ा भी? क्योंकि दोनों ने मिलकर लिखा था, उनका कोलैबोरेशन था। द राइम ऑफ अनसेंट मैरिनर, ये इनकी बैलेड है। जब आप लिटरेरी टर्म्स में पढ़ेंगे बैलेड्स, तब आपको ये बैलेड जरूर पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद देखिएगा क्रिस्टाबेल कुबला खान, एक पोइम है इनकी कुबला खान ड्रीम फ्रेगमेंट। इसको समझो क्या है। कुबला खान जो है ये सपने में थे ये, और सपने में सोच रहे, दिख रहा था और अचानक सपना खुल गया। फिर जितना सपने में दिखा उतना लिख दिया और बाकी रह गई। इनकी ज्यादातर पोइम्स जो हैं वो अधूरी हैं।
इसलिए पूछते हैं कि कौन सी पोएम जो हो ड्रीम फ्रेगमेंट है, वो कौन सी है? कुबला खान के ब्रैकेट में हमने लिख दिया ड्रीम फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब हिस्सा। रिजेक्शन एंड ऑड और बायोग्राफिया लिटरिया, ये एसटी कोल्ड्रिज है। आपने एसटी कोल्ड्रिज पर इतना पढ़ लिया, आपको आगे डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, हमने सबको इसके एक्सप्लेनेशन में डालने की कोशिश की है। लॉर्ड बायरन, इसका रेबल पोइट कहते हैं, यानी विद्रोही किस्म का आदमी था। इसके वर्क्स डॉन जुआन, चाइल्ड हारोल्ड्स पिलग्रिमेज, सी वॉक्स इन ब्यूटी, आवर्स ऑफ आइडलनेस और हेवन एंड अर्थ, ये है। बायरन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछेंगे तो आप पे डॉन जुआन और चाइल्ड हारोल्ड पिलग्रिमेज, ये दो जरूर याद रख लेना, ये यहां तक आपका काम चल जाएगा। उसके बाद पीबी शैली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीबी शैली, द फाइनेस्ट लिरिक पॉइंट, सबसे अच्छा लिरिक पोइट इंग्लिश लैंग्वेज का। जैसे सबसे अच्छा नेचर का पोइट कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे अच्छा सुपर नेचुरलिज्म का पोइट एसटी कोल्ड्रिज। सबसे अच्छा लिरिक पोइट पीबी शैली। तो ये सबसे अच्छा लिरिक पोइट है। मेजर वर्क्स, ऑड टू स्काई लार्क, ये इनकी है। ऑड टू द वेस्ट विंड, ये आपने सबने पढ़ी होगी। ऑड टू द वेस्ट विंड सबने पढ़ी होगी। एडोनिस, इनकी एक एलेजी है, ये एडोनिस। और ये एलेजी इन्होंने जॉन किट्स के मरने पर लिखी थी। क्वीन मैब, नेसेसिटी ऑफ अथीजम, ये एक पंफलेट थी, इसकी वजह से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। किसकी वजह से? नेसेसिटी ऑफ अथीजम की वजह से। और प्रोमेथियस अनबाउंड, ये इनका एक लिरिकल ड्रामा है। लिरिकल ड्रामा पूछते हैं पीबी शैली का लिरिकल ड्रामा कौन सा है, तो कौन सा है? प्रोमेथियस अनबाउंड है। प्रोमेथियस अनबाउंड क्लियर हो गया भाई? चलो आगे देखिएगा और कौन कौन पॉइंट है रोमांटिक एज के। कभी भी पूछे तो बोलोगे क्या? ईमानदारी से बताना भाई। अब अगर कभी आपको रोमांटिक पॉइंट्स पूछ लिए तो भूल सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि भूल सकते हैं, और यदि अब भी आप भूल रहे हैं फिर तो कहीं और दिक्कत है। जॉन किट्स, यंगेस्ट अमंग द रोमांटिक पोइट्स, सबसे छोटा रोमांटिक पोइट था, यानी उनमें सबसे छोटा। पॉइंट ऑफ ब्यूटी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेंसियसनेस कहते हैं इसको, ठीक है। मेजर वर्क्स, ऑड टू ए नाइटिंगेल, ऑड टू साइकी, ऑड ऑन मेलंकली, ऑड टू ऑटम, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ये आपने पढ़ी होगी। ऑड टू ऑटम आपने जरूर पढ़ी होगी, ये चलती हैं। ओके, आइसाबेल, लेमिया, ये इनकी पोएम्स हैं। इतनी याद रख लोगे पर्याप्त है। देखो लिटरेचर में वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ, आप कितना भी पढ़ते जाएं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा इतना पढ़ता है, इतना लिख लेता है कहीं से ही कुछ भी, उसको यही नहीं पता क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, फिर वो बड़ी दिक्कत आ जाता है। और इसीलिए लिटरेचर का डर लगता है, क्योंकि आप अनावश्यक चीजें भर भर के पढ़ रहे हो तो आपको डर लगता है वो याद होती नहीं है, आप डर जाते हो उससे। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया अभी ये के बाद देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई। अब देखो, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया ठीक ढंग से, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप करें। देखो दूसरे क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा ठीक से मैच नहीं कर रहा है? बताओ भाई, बताइएगा। यानी इतनी देर जो आपको बताया हमने, इतनी देर जो आपको बताया, क्या उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? यानी एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन से, इस क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन है, इस बुक में हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। देखो क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, अभी हमने पढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ, ये देखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, तब हमने इसको पढ़ा था। क्या पढ़ा था साहब हमने? कहां पढ़ा था? ये देखिए ये लिखा हुआ, ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ये तो है साहब विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इसका मतलब वो तो सही है, ये तो सही मैच हो रहा है। और उसके बाद दूसरा देखिएगा, पीबी शैली, ऑड टू वेस्ट विंड, ये भी सही मैच हो रहा है। ये 2011 के संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पेपर में पूछा हुआ है, कोई आपको उठपटांग क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, इसी प्रकार के आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन का स्तर ये रखना पड़ेगा, नहीं इससे कम नहीं इससे ज्यादा। एसटी कोल्ड्रिज, ऑड टू ऑटम, अभी हमने देखा ऑड टू ऑटम किसकी है? जॉन किट्स की, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। एसटी कोल्ड्रिज ने ऑड टू ऑटम नहीं लिखी, तो साहब ऑड टू ऑटम किसने लिखी? अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, किसको? किट्स को। ये देखो किट्स को, ऑड टू ऑटम किसने लिखी? ऑड टू ऑटम साहब किसने लिखी? ये देखो यहां
दिख रहा है ओड टू ऑटम किसने लिखी? ओड टू ऑटम तो किट्स ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन किट्स ने लिखी है। और यहां ये क्या कह रहा है कि ओड टू ऑटम किसने लिखी है? एसटी कोलरिज ने। तो ये मैच नहीं कर रहा है। क्या ये क्वेश्चन भी हो गया आपका? हो गया, आसानी से हो गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निश्चित रूप से आना चाहिए। ये चीजों को देखने का तरीका है। यदि मैं ये मानता हूं कि बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, आप सब लोग बहुत मेहनत करना चाह रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सही कंटेंट हाथ नहीं लगता है। यदि आपको सही मटेरियल मिल जाए और आपको बता दिया जाए कि इस ढंग से तैयार करो, तो फिर आप पक्का कर दोगे। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आपकी समस्याएं थोड़ी कम हो। नेक्स्ट देखिएगा भाई, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हु आर एसोसिएटेड विद रोमांटिक रिवाइवल? कर सकते हो आप इसको? हु आर एसोसिएटेड विद रोमांटिक रिवाइवल? रोमांटिक रिवाइवल से संबंधित कौन कौन है? हु आर एसोसिएटेड विद रोमांटिक रिवाइवल? रोमांटिक रिवाइवल का मतलब रोमांटिक एज। इसका मतलब क्या है? रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज कब से कब तक है? 1798 से 1837 तक। रट लो अच्छे से, सब बोलो एक बार मेरे साथ। 1798 से लेके 1837 तक। इसमें कौन कौन पोइट हुए हमने सबने देख लिया। इसमें देखो वर्ड्सवर्थ है क्या? बिल्कुल है। पॉप है क्या? नहीं है। तो बताओ भाई पॉप कौन से एज का है? पॉप कौन से एज का है? पॉप तो नियो क्लासिकल एज का है। कौन सा एज का है? नियो क्लासिकल एज का है, इसलिए हम इसको अलग रखते हैं। कोलरिज कौन से एज का है? कोलरिज रोमांटिक एज का है। ड्राइडन कौन से एज का है? नियो क्लासिकल एज का है। यानी इसके अंदर दो तो रोमांटिक एज के हैं, लेकिन दो कौन से एज के हैं? नियो क्लासिकल एज के हैं। इसका मतलब ये सही नहीं है। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज, कोलरिज रोमांटिक एज, किट्स रोमांटिक एज, सेली रोमांटिक एज। तो ये आंसर सही है। कितना आसानी से आंसर हो रहा है। वर्ड्सवर्थ कौन से एज का? रोमांटिक एज का। साउदी ये भी रोमांटिक एज का है। मैंने आपको बताया था लेग पॉइंट है ये भी, लेकिन पॉप नहीं है। और कोलरिज भी क्या है? रोमांटिक एज का। इसमें यदि पॉप को हटा दें, इसमें से यदि पॉप को हटा दें, तो ये तीनों जो बचे हैं ये तीनों लेग पॉइंट हैं। यदि आपको पूछें कि इनमें से कौन सा लेग पॉइंट है, तो वर्ड्सवर्थ, साउदी और कोलरिज कैसे पॉइंट हैं? लेग पॉइंट्स हैं। ये पूछ सकते हैं लेग पॉइंट्स के बारे में। और पॉप कौन सा है? अलेक्जेंडर पॉप जो है, ये कौन से एज के हैं? न्यू क्लासिकल एज के हैं। न्यू क्लासिकल एज में जो दूसरा भाग है अगस्टस एज वाला, उस एज के हैं। वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन ये रोमांटिक एज के, लेकिन पॉप नहीं है। क्या हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया? हो गया। इसलिए क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ना क्या है? बहुत आवश्यक है, ताकि आप पे आगे की जो क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चन की भी एक्सप्लेनेशन है बुक में। इस बुक में इन जो अभी अपन क्वेश्चन पढ़े इनकी भी एक्सप्लेनेशन है। जब आप इनकी एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो आपको थ्योरी का बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तरीके की ये बुक मार्केट में इकलौती बुक है। इस तरह की कोई बुक मार्केट में हो तो आप जरूर बताएं। है ही नहीं इस तरह की कोई बुक जो आपको कंप्लीट थ्योरी देती हो, 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हो, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देती हो। इतनी मेहनत नहीं होती है बेटा। तो ये मेहनत की हुई है, आपको इसका फायदा जरूर लेना चाहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है, यानी पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देखो क्या है। टू ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज वर। रोमांटिक एज की दो विशेषताएं कौन सी हैं? इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपको रोमांटिक एज की सारी विशेषताएं मिलेंगी, आप समझ भी जाएंगे। इमिटेटिंग द ग्रेट राइटर्स एंड देयर वर्क्स। इमिटेट करना द ग्रेट राइटर्स एंड देयर वर्क। मैंने कहा था कि एक एज है जिसको स्यूडो क्लासिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडो क्लासिकल। क्यों कहा जाता है अभी इसको स्यूडो क्लासिकल? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पुराने जो राइटर्स हैं उनको इमिटेट करते हैं। और इमिटेट जब करते हैं तब रूल्स तो ले लेते हैं उनके जैसे, और क्या नहीं आती है? स्पिरिट उनके जैसी नहीं आती है, ओरिजिनलिटी नहीं आती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? नकली क्लासिकल कहते हैं। तो ये जो विशेषता है इमिटेटिंग द ग्रेट राइटर्स एंड देयर वर्क्स, ये नियो क्लासिकल एज की विशेषता है, न कि किसकी?
रोमांटिक एज की। दूसरा देखिएगा, सेलिब्रेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड नेचर। क्लासिकल लिटरेचर को सेलिब्रेट करना किसकी विशेषता है? न्यू क्लासिकल एज की विशेषता है, क्योंकि वो क्लासिकल एज को, रोमन और ग्रीक क्लासिकल जो राइटर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ये भी न्यू क्लासिकल हो गया। सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन मैन एंड नेचर। नेचर को कौन फॉलो करता है? नेचर को फॉलो करने वाले कैसे राइटर हैं? रोमांटिक, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक राइटर। हमने कहा कि ये लोग के कॉफी और क्लब हाउस को न्यू क्लासिकल और कॉमन मैन, साधारण आदमी के बारे में लिखा, ऐसी भाषा में लिखा जो बहुत साधारण भाषा हो, जिसको हर आदमी पढ़ सके। उस भाषा में किसने लिखा? किसने लिखा भाई? रोमांटिक राइटर्स ने लिखा। इसलिए एक तो ये विशेषता है। कौन सी विशेषता है? एक ये विशेषता है, एक ये होगी और ये होगी। मतलब एक ही ऑप्शन में दो विशेषताएं हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो है, तो इसमें दो हो गई। ये इसका आंसर हो गया। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर राइटिंग पोएट्री एंड ड्रामा। अब आप याद करो भी, याद करो, स्ट्रिक्ट रूल्स किसके बारे में लिखा था? हमने लिखा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन, रीजन, रेस्ट्रेन, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस, ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं? न्यू क्लासिकल की। यानी इसमें एक को छोड़ के बाकी सारी विशेषताएं किसकी हैं? न्यू क्लासिकल एज की हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल एज। इसमें से न्यू क्लासिकल एज की कौन सी विशेषता नहीं है? तो केवल ये नहीं है। और ये किसकी है? ये रोमांटिक एज की विशेषता है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो दो एजेस के लिए हैं। कौन से एज के? एक रोमांटिक एज और न्यू क्लासिकल एज, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं इसलिए उनको पढ़ना आसान रहता है। आगे की जो क्लासेस हैं उनमें हम अलग अलग और एजेस लेंगे, जैसे मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, उनको लिया जाना चाहिए। ठीक है, विक्टोरियन एज है, उनको लिया जाना चाहिए। फिर जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग, उनको पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे ही उनको पढ़ना चाहिए। आप खुद भी पढ़ सकते हैं उनको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए आगे, द क्लोजेस्ट पीरियड ऑफ न्यू क्लासिकल एज इज। न्यू क्लासिकल एज का क्लोजेस्ट पीरियड यानी लगभग सही सही समय क्या है ये बताओ। तो भाई न्यू क्लासिकल एज कब से कब तक माना जा रहा है? न्यू क्लासिकल एज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया कि कब से? 1660 से तो शुरू हुआ, ये तो कंफर्म है कि 1660 में चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हुआ था। क्या हुआ था? रेस्टोरेशन हुआ था चार्ल्स सेकंड का, इसलिए 1660 से शुरुआत है। इनमें से किसी में 1660 से शुरुआत नहीं है, दूसरे में एक से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा हुआ है ये, और हम इसको मान रहे थे 1798 से। तो कुछ लोग इसको 1785 तक मानते हैं, कुछ लोग 1790 तक मानते हैं, कहीं आपको 1798 मिल जाएगा। तो ये वाला जो है ये इसका सही आंसर हो। कोई दिक्कत भाई किसी को? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। अरे अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर जो है आप आसानी से दे सकते हैं। आपको खुद को लगना चाहिए कि वाह यार क्या आसान क्वेश्चन है, इसके आसान क्वेश्चन के लिए मैं डरा हुआ था। भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने थे तो मुझे क्यों डर लग रहा था? लिटरेचर इज इजियर देन ग्रामर, ये मान के चलिएगा आप लोग। ग्रामर में और भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, लिटरेचर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आप आराम से, बशर्ते आपके पास कंटेंट अच्छा हो, आपका मैटर जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। मैटर एग्जाम ओरिएंटेड है तो ग्रामर से आसान है, और यदि आपके पास मैटर ठीक हाथ नहीं लगा आपको तो फिर आप कुछ भी पढ़ के चले जाएं, दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है? नियो क्लासिकल और स्यूडो क्लासिकल्स, ये इससे इस तक का समय है। इसकी विशेषताएं देखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को उस बुक में मिल जाएगी जो कि, तो वहीं से मैंने लिखी है। इमिटेटेड द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी ट्रेडिशन बट लैक्ड ओरिजिनलिटी। क्या किया इन्होंने? न्यू क्लासिकल राइटर्स ने इमिटेट किया एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं ले पाए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्यूडो क्लासिकल कहते हैं। अटेंशन ऑन टेक्निकल परफेक्शन, इनका ध्यान किस पे था? टेक्निकल परफेक्शन था, क्रिएशन पे ज्यादा नहीं था।
क्रिएटिविटी पे ज्यादा नहीं था, एक्सप्लोरेशन पे ज्यादा नहीं था, ठीक है, रादर देन इनोवेशन एंड नेचुरल जीनियस, इनोवेशन पे नहीं था। न्यू क्लासिकल एज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3, ये मैंने आपको लिखवा दिए सारे, अभी वही है सारी चीजें। रेस्टोरेशन एज 1660 से लेके 1700 तक, अगस्टन एज 1700 1750 तक, एज ऑफ जॉनसन 1700 लेके 1798 तक। मैथ्यू आर्नोल्ड जो हुआ है वो इस एज को क्या कहते हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर एज एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। पूछते हैं आपसे कि 18th सेंचुरी लिटरेचर को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। नियोक्लासिकल एज प्राइमरली द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके मेजर राइटर्स कौन कौन है वो भी लिखे हैं। देखो फेमस राइटर, एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को ढंग से पढ़ लो, बाकी क्वेश्चन सोल्व करोगे उनकी पढ़ते जाओ, उनका क्या करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। आज की इस क्लास के बाद यदि आपसे न्यू क्लासिकल पे कुछ भी पूछ ले, रोमांटिसिज्म पे कुछ भी पूछ ले, तो आप गलत नहीं करेंगे। क्या ये सही कह रहा हूं मैं? यदि सही कह रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर, आज की क्लास का वास्तव में मजा आ गया और डर रहे थे वो सारा डर दूर हो गया। पहला राइटर कौन? जॉन ड्राइडन। उसने क्या क्या लिखा? मैक फ्लेक्नियो लिखा, द मेडाल लिखा, एब्सलॉम एंड अकिटोफेल, इसको याद कर लेना बस, एलेगरी है ये, इसको जरूर याद रख लेना। दूसरा राइटर कौन है? अलेक्जेंडर पॉप। उसने क्या क्या लिखा? द रेफ ऑफ द लॉक, इसको याद कर लेना। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डंसियाड एंड ऐसे ऑन मैन, ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रेफ ऑफ द लॉक जरूर याद रखना क्योंकि मॉक एपिक है। क्या है ये? मॉक एपिक है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, हो सकता है कि इस बार भी आपसे पूछ ले। जोनाथन स्विफ्ट है तीसरा नाम। इसने क्या क्या लिखा? मॉडेस प्रोपोजल, गुलिवर ट्रेवल्स, इसको याद कर लेना। गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखा? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा। जोनाथन स्विफ्ट कौन से एज का है? न्यूक्लासिकल एज का है। टेल ऑफ ए टब किसने लिखा? ये भी इन्होंने लिखा। उसके बाद में डेनियल डेफो, ये कौन से एज के बता रहा हूं मैं? न्यू क्लासिकल एज के। इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा और सैमुअल जॉनसन ने ये है, ठीक है, एज ऑफ सैमुअल जॉनसन भी हमने इसको कहा था। तो क्या न्यू क्लासिकल में कुछ पूछेंगे तो आप कोई दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखो, चेक करते हैं दिक्कत होती है क्या। 2011 के संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, which of the following literary periods is termed as Augustan age in the history of English literature? अगस्टन एज कौन सा है ये पूछा है, बताओ भाई कौन सा अगस्टन एज? आप आंसर करो। नियो क्लासिकल एज, देखो कितनी बार रिवीजन करेंगे, बहुत बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार क्वेश्चन आएंगे उतनी बार एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, अपने आप रिवीजन होता चला जाएगा। 1660 से लेके कब तक? 1798 तक। 1660 से लेके 1700 तक कौन सा एज? ड्राइडन का एज। 1700 से लेके 1745 तक कौन सा एज? अगस्टन एज को हमने पॉप का एज कहा था। 1745 से लेके 1798 तक कौन सा एज? एज ऑफ सेंसिबिलिटी हमने इसको कहा था। और क्या कहा था हमने इसको? एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा था। क्या हमने ऐसा नहीं कहा? कहा। चीजें याद है आपको? रिवीजन हो रहा है क्या? मस्त वाला रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो एकदम फटाफट कहेंगे कि साहब ये जो आंसर है ये इसका सही आंसर है, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्राइडन एंड पॉप बिलोंग टू, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ड्राइडन एंड पॉप बिलोंग टू, ड्राइडन और पॉप कौन से एज में है? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में है क्या? नहीं है। उसमें तो कौन है? जॉन डन है, ठीक है, में तो कौन है? जॉन डन, नाम याद होना चाहिए आपको। कौन है इसमें? जॉन डन है। मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लासिकल मूवमेंट का है क्या? हाँ, न्यूक्लासिकल मूवमेंट के हैं। कौन? ड्राइडन एंड पॉप। कौन से एज के हैं? न्यूक्लासिकल एज के हैं। क्या ये रोमांटिक रिवाइवल के हैं? नहीं है। प्री रेफलाइट के हैं क्या? नहीं है। कौन से एज के हैं? ये एज के। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें दो शब्द नए आए, मेटाफिजिकल पोइट्री और प्री रेफलाइट, तो इनको आप जब बाद में जो क्लासेस होंगी उसमें देखेंगे। अदरवाइज मैंने आपको कोर्स में इन चीजों को बहुत डिटेल से करवाया हुआ है और अच्छी बात यह कि इसका रिवीजन करवाया है मैंने। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ। अरे भाई सिलेबस क्या नहीं हुआ, रिवीजन करवाया है इसका। किसका? लिटरेचर वाला जो पोर्शन है जिसमें इंडियन लिटरेचर आते हैं और आपके ये मेजर मूवमेंट्स हैं, इनका रिवीजन करवाया है। आप जानते हैं जिन बच्चों ने
ज्वाइन किया हो वो सब जानते हैं, इसलिए भूल नहीं सकते आप इनको। क्वेश्चन नंबर 8, नियोक्लासिकल मोमेंट एम्फेसाइज्ड, ये 2011 में पूछा हुआ है, किसके पे जोर देता है ये? द ऑब्जर्वेंस ऑफ लिटरेरी रूल्स, क्या लिटरेरी रूल्स पे जोर देता है? क्या देता है अभी? ये तो हमने कहा था कि रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रेन, ऑर्डर, क्लब्स एंड कॉफी हाउस, टेक्निकल परफेक्शन, ये कौन से एज में है? ये न्यू क्लासिकल में। नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ लिटरेरी रूल्स नहीं, नॉन ऑब्जर्वेशन। प्योरिटी ऑफ लिटरेचर ये किसकी है? रोमांटिक एज की विशेषता है। फंक्शन ऑफ लिटरेचर ये नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ए वाला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? निश्चित रूप से इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू क्लासिकल करेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी न्यू क्लासिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अब आप खुद आंसर करो भाई, आपको खुद को भी लगना चाहिए कि भाई आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके पास टाइम है लगभग 20-30 सेकंड में, आप आराम से इसको पढ़ लो और इसका आंसर करो। विच द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना नहीं की बात कर रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है? लिटरेचर ऑफ द पेज डिपिक्टेड द कंट्री साइड एंड पीपल हु लिव्ड देयर। कंट्री साइड को कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन सा एज? कंट्री साइड का मतलब नेचर, और उनके लोग यानी कॉमन मैन, पीपल हु लिव्ड देयर कौन से लोग हैं? कॉमन मैन। तो बताओ भाई, कॉमन मैन और नेचर को कौन रिप्रेजेंट करता है? न्यू क्लासिकल करता है क्या? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है, पिछली एग्जाम में ये क्वेश्चन। नहीं करते ना? ये कौन करते हैं? ये तो रोमांटिक एज की विशेषता है। तो आपका क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया भाई। दूसरा देखो, लिटरेचर ऑफ दिस पेज डील्स विद अर्बन थीम्स। हमने कहा नियोक्लासिकल एज जो है वो अर्बन थीम्स में क्लब्स की बात करता है, कॉफी हाउस की बात करता है, फैशनेबल एंड अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की बात करता है। रोमांटिक एज और नियोक्लासिकल एज के अंतर पे एक वीडियो है मेरा, आप जरूर देखना, उनके दोनों के अंतर पे। ये अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की जिक्र करता है, यानी कुलीन लोग जो है, सभ्य ऊंचे स्तर के लोग, जिनको आप लोग कह सकते हो उच्च दर्जे के, ये तो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की बात करता है। और जो रोमांटिक एज है वो किसकी? कॉमन मैन की बात करता है। रेस्पेक्ट फॉर क्लासिकल रूल्स, ये भी ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल रूल्स किसका है? न्यू क्लासिकल का है। इमिटेशन का मतलब होता है उसकी तुल, मतलब कॉपी करना, इमिटेशन ऑफ द ग्रेट क्लासिकल मास्टर्स। ग्रेट क्लासिकल मास्टर्स की कॉपी कौन करता है? न्यू क्लासिकल राइटर्स करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? स्यूडो राइटर्स कहा जाता है। तो हमने तो पकड़ लिया, आंसर कर दिया ए। ठीक है भाई, बात समझ में आई आपके? चलो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू क्लासिकल राइटर्स वर, न्यू क्लासिकल राइटर्स कौन थे? आंसर करो भाई फटाफट, आंसर कीजिएगा। न्यू क्लासिकल राइटर्स वर, कौन थे न्यू क्लासिकल राइटर? स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। सही बात है क्या ये तो सही बात है। दूसरा, हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इन लिटरेचर। अथॉरिटी का मतलब होता है पुराने जो राइटर्स हैं उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखना, ये थे, बिल्कुल सही बात है। रिलेटेड टू क्लब्स एंड कॉफी हाउसेस, ये बात भी ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सारी की सारी बातें क्या है? ठीक है। इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन किए गए। जो 10 क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने पूछे हैं उनको हमने डिटेल से पढ़ा, और आप लोगों को जरूर चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ये मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आज की क्लास कैसी थी, क्या लिटरेचर की क्लासेस को कंटिन्यू किया जाना चाहिए ग्रामर के साथ साथ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब ये हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, आप इन बुक्स के बारे में जरूर जानें। सेकंड ग्रेड के लिए बुक है ये तो वो बुक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये ग्रामर की बुक है, बहुत शानदार बुक है, इसमें 6000 प्रैक्टिस, जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड की ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस को कवर करती है, चाहे वो एमएचएम हो, एसपीओसी हो, सारी चीजों को कवर करती है। और ये पेडागोजी की बुक है, मेथड्स की बुक है, इसमें कंप्लीट थ्योरी और 700 प्रैक्टिस क्वेश्चन और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। और ये जो है ये बुक के ये सोल्ड पेपर्स हैं इसमें। आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं सारे के सारे इसमें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लड़का इन चारों बुक्स को
बहुत ठीक ढंग से कवर कर ले और इनका कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में उसको कोई दिक्कत होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आप ये बुक्स मंगवाना चाह रहे हैं तो अपने आसपास के जो बुक स्टोर्स हैं वहां जाइएगा, कोई पिक दिखाइएगा कि ऐसी बुक अगर आपके पास है तो हमें दे दो, नहीं है तो मंगवा देंगे वो। और यदि नहीं मंगवा के देते हैं तो ये हमारे नंबर हैं, आप इन पे व्हाट्सएप मैसेज करके ऑनलाइन हमसे भी मंगवा सकते हैं, आपके घर पे बुक पहुंच जाएगी। और ये है हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बुक। ये है वीनस आरपीएससी स्कूल लेक्चरर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, में टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे और जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत शानदार बुक है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पीजी वाले पोर्शन के लिए, जिसमें वेस्टलैंड, बर्थडे पार्टी, क्राई द पीकॉक, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, कंप्लीट टेक्स्ट है इसमें क्राई द पीकॉक को छोड़ के, और फिर क्वेश्चंस हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और इसी प्रकार से ये मैकबेथ का मॉड्यूल है और ये एज यू लाइक इट का है। जिसको भी बुक चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। मुझे लगता है कि आपको चीजें ठीक से समझ आई होंगी। यदि समझ आई हो तो आप जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।